हेलो एवरीवन। आज का हमारा वीडियो लेक्चर बेस है मनी बिल के ऊपर। मनी बिल क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसकी मनी बिल की कैटेगरी में कौन से बिल आते हैं, और साथ में ही हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो सुप्रीम कोर्ट की जो लैंडमार्क जजमेंट है रिसेंट ही डिसाइड हुई है इसके ऊपर, जो कि आर्टिकल 110 क्लॉज 3 110 क्लॉज 3 के रिगार्डिंग है कि स्पीकर के पास जो मनी बिल को वो सर्टिफाइड करता है वो सर्टिफाइड क्या वो कर सकता है नहीं कर सकता, क्या जो डिसीजन है विद रिगार्ड टू कि मनी बिल फाइनल एज पर आर्टिकल वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वेदर डिसीजन ऑफ स्पीकर विद रिगार्ड टू मनी बिल इज़ फाइनल, क्या स्पीकर का डिसीजन मनी बिल के रिगार्डिंग फाइनल है जैसा कि आर्टिकल 110 क्लॉज 3 में दिया गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हम बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मनी बिल है। लास्ट की वीडियो में हमने जो देखा था कि ऑर्डिनरी बिल में क्या प्रोसीजर होता है, तो अब है मनी बिल। जो मनी बिल है वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, उसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मनी बिल है लोकसभा के बाद पास होने के बाद वो राज्यसभा को भेजा जाता है और राज्यसभा may not amend money bill but can recommend amendment। राज्यसभा मनी बिल में अमेंडमेंट नहीं कर सकती बट वो अमेंडमेंट है उनको रिकमेंड कर सकती है। जैसे कि ऑर्डिनरी बिल में अगर बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है वो पास होकर राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा अमेंडमेंट कर सकती है, बट इन द केस ऑफ मनी बिल राज्यसभा कैन नॉट अमेंड मनी बिल, दे कैन ओनली रिकमेंड द अमेंडमेंट्स। अब मनी बिल की जो डेफिनेशन दी गई है वो आर्टिकल 110 में दी गई है 110 में। आर्टिकल 110 कहता है कि डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, ए बिल शैल बी डीम्ड टू बी ए मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली द प्रोविजंस डीलिंग विद ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर। मनी बिल कौन सा बिल होता है? मनी बिल की डेफिनेशन दी गई है कि जो इन कंडीशन में दिए गए क्लॉज 1 की आर्टिकल 110 की कंडीशन में दिए गए हैं वो अगर सब्जेक्ट हैं उसके ऊपर कोई बिल है तो वो मनी बिल कहलाएगा। तो वन बाय वन देखते हैं। पहला कि इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। टैक्स की कोई नया टैक्स लगाना है, अबॉलिश करना है, रिमिशन करना है या रेगुलेट करना है उसको, जो अगर वो सब्जेक्ट का मैटर का बिल है तो वो मनी बिल होगा। रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग मनी और रिसीविंग एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसी मनी को रेगुलेशन करना मनी को बोरो करने के लिए और गारंटी बाय द गवर्नमेंट मनी के लिए। Amendment of law with respect to any financial obligation undertaken or to be undertaken by the government। कोई फाइनेंशियली लेन देन में ऑब्लिगेशन देनी है या अंडरटेकिंग लेनी है उसके रिगार्डिंग कोई बिल है तो वो मनी बिल की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद द कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटीजेंसी या कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर कस्टडी के रिलेटिंग कुछ बिल है तो वो मनी बिल में आएगा। द पेमेंट ऑफ मनी इनटू और विड्रॉवल ऑफ मनी बिल फ्रॉम एनी सच। कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से मनी निकालना, मनी डालना, वो सारी पेमेंट है, वो पेमेंट निकालना, वो सारे जो मैटर आएंगे वो मनी बिल की कैटेगरी में आएंगे। ए प्रपोर्शन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड, प्रपोर्शनेट करना मनी को आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड, ये उसकी कैटेगरी में आएगा, मनी बिल की कैटेगरी आएगा। उसके बाद डिक्लेयरिंग ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू बी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड। कोई जो ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर जाएगा और इंक्रीज करना उसके बाद इस एक्सपेंडिचर को जो कंसोलिडेटेड फंड में से किया जाएगा वो जो बिल है वो मनी बिल की कैटेगरी आएगा। द रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन द अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और द कस्टडी और इशू ऑफ सच मनी और ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ द यूनियन ऑफ द स्टेट। पैसे का लेन देन अगर कंसोलिडेटेड फंड में होता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में होता है तो वो मनी बिल की डेफिनेशन में आएगा। और जी कहती है कि एनी मैटर इंसिडेंशियल टू एनी ऑफ द स्पेसिफाइड इन सब क्लास ए टू एफ से लेके ये तो उन्होंने कैटेगरी बना दी। अब इसके रिलेटिंग कोई इंसिडेंटल है, इसके मिलता जुलता कुछ इससे रिलेटिंग कुछ मैटर है वो भी मनी बिल की डेफिनेशन में आएगा।
अब क्लॉज 2 क्या कहती है कि ए बिल शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ए मनी बिल बाय रीजन ओनली दैट इट प्रोवाइड्स फॉर इम्पोजिशन ऑफ फाइन, other pecuniary penalty for the demand or the payment of fees for license, fees for service rendered by reason that it provides for imposition, alteration, regulation or tax by any local authority or local government. ये सब्जेक्ट मैटर जो दिए गए हैं इनकी कैटेगरी बनाई गई है, सिर्फ ये कैटेगरी बनाई गई है और इस कैटेगरी में कोई फॉल करता है इसकी वजह से वो बिल मनी बिल नहीं होगा। तो वो बिल कैसे मनी बिल होगा, जो कि उसके लिए क्लॉज 3 कहती है कि इफ एनी क्वेश्चन राइजेस वेदर टू मनी बिल इज ए मनी बिल नॉट द डिसीजन ऑफ स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल शैल बी फाइनल। स्पीकर के हाउस का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। तो इट मीन्स अगर सिर्फ इम्पोजिशन ऑफ फाइन या अदर कुछ पेनल्टी में चेंज करना है या कोई लाइसेंस फीस लगानी है या कोई सर्विसेज के लिए फ़ीस लगानी है तो वो बिल मनी बिल की कैटेगरी में इसीलिए नहीं आ जाएगा क्योंकि उसमें पेमेंट ऑफ फीस ऑफ लाइसेंस या पेमेंट ऑफ सर्विस का वर्ड यूज़ किया गया है या उसके लिए है। तो इसके लिए अगर कुछ क्या ये मनी बिल है या नहीं है, इसके लिए स्पीकर का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। आर्टिकल 110 की क्लॉज 3 कहती है। क्लॉज 4 कहती है कि देयर शैल बी इंडोर्समेंट ऑन एवरी मनी बिल व्हेन इट इज ट्रांसमिटेड टू द काउंसिल अंडर आर्टिकल 109। एंडोर्समेंट होगी हर एक मनी बिल के ऊपर जब ये काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा को भेजा जाएगा अंडर आर्टिकल 109। व्हेन इट प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट अंडर आर्टिकल 111 द सर्टिफिकेट ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस साइंड बाय हिम दैट इट इज ए मनी बिल। और उसके बाद जब ये लोकसभा से राज्यसभा के लिए जाएगा तो उसके ऊपर एंडोर्समेंट होगी कि ये मनी बिल है। और उसके बाद जब ये 111 आर्टिकल के तहत ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो उसके साथ एक सर्टिफिकेट होगा जो स्पीकर द्वारा साइन किया जाएगा कि ये मनी बिल है। अब इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो क्या कहती है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आर्टिकल 110 क्लॉज 3 के ऊपर है। क्वेश्चन है वेदर द डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल अंडर आर्टिकल 110(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू रेक्टिफाई ए बिल सर्टिफाइड ए बिल एज ए मनी बिल अंडर द आर्टिकल 110 क्लॉज 1 और फाइनल एंड बाइंडिंग और कैन बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। हमने देखा कि जो आर्टिकल 110 की क्लॉज 3 कहती है कि डिसीजन होगा स्पीकर का फाइनल होगा कि ये मनी बिल है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन होगा कि जो क्लॉज 3 के अंदर वो सर्टिफाइड करते हैं मनी बिल के अंदर, क्या वो फाइनल एंड बेंडिंग है या उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं हो सकता। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी जस्टिस केसी पुतम्मा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि डिसाइड हुई थी 26 सितंबर 2018 को, इसमें पटिशन ने जो आधार एक्ट 2016 था उसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया था। अब देखते हैं कि उसमें पटिशनर ने क्या आर्गूमेंट किया था। पटिशनर का कहना था कि जो आधार एक्ट है वो मनी बिल नहीं है, इट्स नॉट बीइंग कवर्ड बाय एनी क्लॉज, क्योंकि ये जो हमने ऊपर क्लॉज डिस्कस करी हैं सेक्शन आर्टिकल 110 क्लॉज 1 की जो कंडीशन डिस्कस करी है उस कंडीशन में ये फॉल नहीं करता, ये पटिशनर का कहना था। He further submitted that the decision of the speaker to certifying Aadhaar bill as a money bill being illegal and contrary to the express constitutional provision deserved to be interference, and such decision of speaker is subject to judicial review by the court। तो पिटिशनर का कहना कि ये कॉन्ट्रेरी है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के, क्योंकि ये क्लॉज किसी में फॉल नहीं करता तो इसलिए इसको एक मनी बिल नहीं कहा जा सकता और ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है। पिटिशनर का कहना कि जो वर्ड ओनली यूज़ किया गया है आर्टिकल 110 में उसकी एक अपनी महत्ता है कि ये बिल विच डज नॉट कंटेन ओनली द प्रोविज़न ऑफ कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ए मनी बिल। जो सिर्फ ए से लेके एफ तक जो क्लॉज की प्रोविज़न है वो अपने आप में नहीं है जिस बिल में वो मनी बिल नहीं कहला सकता। उसके जो है गवर्नमेंट के जो आर्ग्यूमेंट है, गवर्नमेंट का कहना है कि दैट आधार बिल हैज़ करेक्टली बीन पास्ड एज ए मनी बिल। गवर्नमेंट का कहना था कि जो आधार बिल है उसको मनी बिल के तौर पर करेक्टली पास किया गया है। उसके जो अटॉर्नी जनरल हैं वो उन्होंने अपनी सबमिशन दी कि दैट द
certification granted by the speaker that Aadhaar bill is a money bill has been made final by virtue of Article 110 क्लॉज 3। आर्टिकल 110 क्लॉज 3 के तहत ये पावर स्पीकर के पास है कि वो मनी बिल को अगर वो सर्टिफाइड कर देते हैं कि ये मनी बिल है तो उनका जो डिसीजन है वो फाइनल है, उनको किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता और वो जो डिसीजन है सर्टिफाइंग करने का वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू नहीं है। So Aadhaar bill is clearly referable to clause C, clause E and clause G of article 110 clause 1। C, E और G, C, E और G कहती है C है कि custody of consolidated fund, contingency fund and the payment of money one, the declaring of any expenditure to be expenditure charged on the consolidated fund, increasing the amount of any such और कुछ भी इससे रिलेटिंग। तो ये कोर्ट में गवर्नमेंट का कहना था कि ये मनी बिल के तौर पे है। स्पीकर ने जो इसको मनी बिल का सर्टिफिकेट दिया उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता उसके डिसीजन को कोर्ट में। और साथ में आधार एक्ट है वो एक मनी बिल है एज पर द क्लॉजेस हैं जो वो आर्टिकल 110 क्लॉज 1 की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करता है। फर्दर सबमिटेड दैट द हार्ट ऑफ द आधार एक्ट इज सेक्शन 7। गवर्नमेंट का कहना था सेक्शन जो 7 है वो आधार एक्ट का वो हार्ट है इस एक्ट का, विच इज़ विद रिगार्ड टू द पेमेंट ऑफ सब्सिडी बेनिफिट सर्विसेज एंड फॉर विच द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सेक्शन 7 ये कहता था कि ये जो आधार है ये सब्सिडी बेनिफिट या सर्विसेज के लिए है जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किए जाएंगे। हमने देखा कि आर्टिकल 110 क्लॉज ये कहती है कि जो कंसोलिडेटेड फंड से अगर कोई खर्चा किया जाना है तो वो मनी बिल की डेफिनेशन में आएगा। तो इसी पे रिलाई करते हुए आर्गूमेंट किया गवर्नमेंट की तरफ से सेक्शन 7 है आधार एक्ट का, वो कहता है कि इसमें सब्सिडी बेनिफिट है सर्विस हैं वो दी जाएंगी तो इसीलिए ये मनी बिल की डेफिनेशन में आता है। कोर्ट में फर्दर आर्गू किया गवर्नमेंट ने कि आर्टिकल 122 है वो कोर्ट के ऊपर ये बार लगाता है कि कोई भी वैलिडिटी है प्रोसीडिंग है पार्लियामेंट की उसकी वैलिडिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में। सर्टिफिकेशन ऑफ बिल एज ए मनी बिल इज़ ए मैटर ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। तो सर्टिफिकेट देना मनी बिल के ऊपर ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है तो इसको 122 के अंतर्गत आर्टिकल 122 के अंतर्गत जो जुरिस्डिक्शन है कोर्ट के पास वो बार है वो जुरिस्डिक्शन के तहत पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 122 कहता है कि द कोर्ट नॉट रिक्वायर इन टू द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग इन द पार्लियामेंट शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी अलेज्ड इरेगुलरिटी इन द प्रोसीजर। तो ये आर्टिकल 122 कहता है कि इरेगुलरिटी इन प्रोसीजर में पार्लियामेंट का जो प्रोसीजर है उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि द आधार एक्ट हैज़ बीन राइटली पास्ड एज ए मनी बिल। आधार एक्ट को राइटली एज ए मनी बिल पास किया गया है और डिसीजन है वो स्पीकर का कि आधार बिल को एज ए मनी बिल है वो किया जा सर्टिफाइंग ए मनी बिल एज ए मनी बिल इज़ नॉट इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। तो जो मनी बिल है वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून नहीं है। इसका बेस क्या था जो कॉन्स्टिट्यूशन का कहना था, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने हेल्ड किया कि जो आर्टिकल 122 है 122 हम इसको 122 पढ़ें 122 आर्टिकल है वो इरेगुलरिटी को प्रोसीजर को चैलेंज करने के मना करता है ना कि इलीगलिटी ऑफ द डिसीजन। अगर इलीगलिटी ऑफ द डिसीजन है उसको चैलेंज किया जा सकता है, सिर्फ जो प्रोसीजर है प्रोसीजरल इरेगुलरिटी है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। So the disbursement of subsidy benefit service from the consolidated fund of India is in the substance section 7 कहता है कि subsidy benefit services from the consolidated fund of India substance the main object of the act for which the Aadhaar architect is based is the other provision are only to give effect to the above main theme of the act। तो कोर्ट का कहना है कि जो सेक्शन 7 कहता है आधार एक्ट का उसके अनुसार जो बेसिक है वो कंसोलिडेटेड फंड से ही जाएगा। जैसे सब्सिडी हैं सर्विसेज के लिए जो एक्सपेंडिचर है वो कंसोलिडेटेड फंड से जाएगा। तो इसलिए ये मनी बिल है जो बाकी की प्रोविज़न है इस एक्ट की वो एंसिलरी प्रोविज़न है वो इससे रिलेट करती हैं। द आधार बिल हैज़ बीन राइटली सर्टिफाइड एज ए मनी बिल बाय द स्पीकर। तो स्पीकर के द्वारा आधार एक्ट को
आधार बिल को सर्टिफाइड जो है वो करेक्टली किया गया है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की वायलेशन नहीं करता और इसमें इसीलिए कोई इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो केस हुआ वो है रोजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड 2019 का केस है। इस केस में वैलिडिटी चैलेंज की गई सेक्शन 184 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2017 की और साथ में आर्टिकल 110, आर्टिकल 323A, 323B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज किया गया। पिटिशनर ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ चैलेंज की क्योंकि ये आर्बिट्रेरी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कलरफुल लेजिस्लेशन थी और बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ थी। तो इस केस में जो अदर क्वेश्चन के साथ था वो क्वेश्चन था कि क्वेश्चन ऑफ मनी बिल एज डिफाइंड आर्टिकल 110 क्लास ऑफ द दन एंड सर्टिफिकेशन अकॉर्डेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा इन रिस्पेक्ट टू पार्ट 14 of the Finance Act 2017 give the various challenges made to the scope of judicial review being a bench of equal strength and that in case Putamma Aadhaar case is referred to a larger bench। तो रोजर मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ इंडियन साउथ इंडियन बैंक में क्योंकि जो ये रोजर मैथ्यू बेंच था ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था और जो साथ में जो जजमेंट दी गई थी जिसमें फाइनल कहा गया था मनी बिल आधार एक्ट को कहा गया था और उसको दोनों की जो फाइंडिंग थी उसको लार्जर बेंच को रोजर मैथ्यू केस में जो लार्जर बेंच को रेफ़र किया गया। उसके बाद बिहार फाउंडेशन थ्रू इट्स सेक्रेटरी वर्सेस जस्टिस केसी पुत्तमा स्वामी AIR 2021 सुप्रीम कोर्ट। इसमें जो आधार केस का डिसीजन था उसकी रिव्यू पिटीशन थी वो फाइल करी गई। तो इस केस में क्वेश्चन था कि वेदर एनी केस फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑफ पुत्तमा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज मेड आउट। तो इसके बाद कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि एनालिसिस ऑफ द मेजॉरिटी ओपिनियन इन पुत्ता स्वामी इज इन रिलेशन टू द सेकंड क्वेश्चन वेदर आधार एक्ट वाज ए मनी बिल अंडर आर्टिकल 110 हैड बीन डाउटेड बाय कोऑर्डिनेट बेंच इन रोजर मैथ्यू केस व्हेन द फर्स्ट क्वेश्चन वाज रेफर्ड टू लार्ज बेंच कोर्ट डिसमिस द पिटीशन। तो इस केस में कोर्ट ने ये रिव्यू की जो पिटीशन थी वो डिसमिस करती थी क्योंकि जो क्वेश्चन था कि आधार एक्ट है वो और पावर क्या है स्पीकर की, क्या वो फाइनल पावर हैं क्या जुडिशियल रिव्यू में आती है, उसका जो क्वेश्चन है वो लार्जर बेंच को रेफ़र किया गया है। तो इसीलिए कोर्ट ने ये जो पिटीशन थी वो डिसमिस कर दी थी। तो ये था हमारा मनी बिल। मनी बिल क्या होता है, मनी बिल की कौन कौन सी इसकी डेफिनेशन आती है और सुप्रीम कोर्ट का इसके बारे में क्या जो लेटेस्ट है वो जजमेंट है। होप आपको सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।